अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जायसी टाइम न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ तिलोई विधानसभा 178 से मोहम्मद मुस्लिम साहब हैं, नए नेता हैं हमारे यहाँ, जिन्होंने अभी राजनीति की शुरुआत की। तो मुस्लिम भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे जी, न्यूज़ चैनल पे। बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे ना सबसे पहले हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं आप। साहब मेरे तो सबसे जो क्षेत्र के हिसाब से अगर बात करें तो मैं मोहम्मद नईम जी का लड़का हूँ, बेटा हूँ उनका, बड़ा लड़का, जो तिलोई विधानसभा से चुनाव लड़े थे पिछली बार आपके यहाँ से। और मेरी अपनी आइडेंटिटी ये है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने नौकरी की एल&टी में, इंजीनियरिंग की है, नोएडा से गलगोटिया कॉलेज से इंजीनियरिंग की। उसके बाद मेरी लगभग पढ़ाई बाहर ही हुई है। तो जी। राजनीति में कैसे आए आप? क्या चीज़ थी अ, जिसने प्रभावित किया आपको राजनीति में आने के लिए? देखिए, प्रभावित करने के लिए कोई एक दिन नहीं होता है। हुँ। वो चीज़ें अपने सामने आँखों के सामने जब होती हैं, फिर उसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं। तो मुझे धीरे-धीरे ऐसा महसूस हुआ, हालाँकि मैं नौकरी छोड़ के आया था, तो मैं घर-परिवार देखने के हिसाब से लोगों, चूँकि बचपन से राजनीतिक परिवार से हूँ, तो लोगों से जुड़ा रहा हूँ। और जब यहाँ रहने लगा तो मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ, एक कुछ नया किया जा सकता है राजनीति के माध्यम से। राजनीति है बहुत अच्छी चीज़, बस उसको गंदी कर दी गई है और ये सब आदमी जानता है, सभी जानते हैं, किसी को बताना और समझाना नहीं है इस बारे में। तो राजनीति मतलब अ, विकल्प के तौर पर नहीं है, बाय चॉइस मैं राजनीति में आया हूँ। तो और राजनीति में आने का फैसला आपका खुद का है। जी, ऐसा जी, नहीं कि बिल्कुल। परिवार का या लोगों का दबाव रहा कि नहीं आपको नहीं, राजनीति नहीं, में आना ही दबाव है, दबाव में एक कोई काम लेगेसी को आगे बढ़ाना है। दबाव में ना मेरे पिताजी कभी काम किए, ना मैं किया हूँ। तो ये चीज़ें चूँकि शिक्षा लेने के बाद जो परसेप्शन आदमी का बदल जाता है बहुत सी चीज़ों को लेकर, वो तो शायद बहुत बात करना उस पे अभी नहीं ठीक है। तो राजनीति में आपके पिताजी का कितना प्रभाव है आपके ऊपर? जी, पूरा प्रभाव उनका है, उन्हीं से राजनीति सीखी है और देखी है। बल्कि उन्होंने कभी ये बताया नहीं है अपनी ज़ुबान से कि बेटा ये करो, बेटा वो करो ना। उनको देख के ही जो सीखा है वो है। खुद उनको एनालाइज़ करते आए हैं बचपन से, उनके फैसलों को देखते आए हैं, किसके साथ किस तरीके से वो उनका व्यवहार रहता है, वो चीज़ें जो है बचपन से देख रहे हैं, तो उसी से सीखा है। नईम नेताजी काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं, आपने उनको जी। काफ़ी टाइम देखा होगा। ऐसी 3 बातें जिन्होंने आपको उनकी 3 ऐसी राजनीतिक कार्य रहे हों जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो? जी, सबसे ज़्यादा तो ये है कि उनका अपना एक जो अपनी पर्सनैलिटी है, एक इंसान के तौर पे, वो सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित करती है कि जिसके साथ हैं, तो फिर हैं। और उसमें ये नहीं देखते हैं कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस समाज से है, वो गरीब है कि अमीर है। अ, अगर वो आदमी ठीक है, तो फिर वो ठीक है। वो ठीक है। जी। आपकी अपनी व्यक्तिगत पहचान और ऐसी क्या है जो आपको भीड़ से अलग करती है? जी, भीड़ से अलग अब देखने के नज़रिए के ऊपर होता है। आपको क्या लगता देखने है कि वाला आप तो में ऐसा क्या है कि आप भीड़ से थोड़ा अलग हैं और लोगों को आगे आप पर ध्यान देना चाहिए? तो मेरा एक मकसद है राजनीति में आने का कि एक तो पिताजी के साथ मैंने शुरू किया, उनके साथ समाज में उठना-बैठना सीखा। तो सबसे मेन चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद लोगों को मुझसे है, जो अभी नया-नया शुरू हुआ है, तो काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को कि शायद कुछ नया देखने को मिलेगा। तो बस उसी उम्मीद पे खरा उतरना है और कुछ नया इस समाज को देना है अपने माध्यम से। पिताजी का तो जो है मेरे साथ वो तो है ही। अपनी आइडेंटिटी के लिए मुझे भी बड़ी मेहनत, मैं इस गुमराही में नहीं हूँ बिल्कुल भी कि विरासत में मुझे मिल रही है, तो मैं बस इसके साथ चल रहा हूँ। विरासत, अगर मेरी नज़रिए से देखें ना, तो विरासत एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि एक नया जो कोई भी शख्स राजनीति में नया आता है, तो उसे कुछ नया बनाना होता है, उसे अपने आप से कॉम्पिटिशन होता है। बिल्कुल, लेकिन अगर एक बिल्कुल। शख्स किसी का बेटा है, किसी का बहू है, किसी का रिलेटिव है, जी। तो एक माइलस्टोन स्टोन ऑलरेडी उसके पूर्वज सेट कर जी, देते हैं, उसको तो बिल्कुल। उसको पार करना है, उसको अगर नहीं पार कर करना। पाएगा तो वो तो वैसे ही बिल्कुल, एक बिल्कुल। बड़ी देखिए, ज़िम्मेदारी हो जाती है। परिवारवाद का जो है जैसे इल्ज़ाम। आप हैं, समाजवादी पार्टी है,
कांग्रेस है, इन पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगता है। आप पर भी, क्योंकि आप भी नईम नेता के काफी कद्दावर नेता हैं, उनके बेटे हैं, तो आप पर भी परिवारवाद का आरोप आएगा। इसका जवाब आप किस तरह से देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो मेरे ऊपर तो नहीं आएगा, इसलिए कि अभी तो मैं पिताजी के एक कार्यकर्ता की तरह हूँ, पिताजी के पीछे काम कर रहा हूँ और समाज में उनका साथ दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो उम्मीदें हैं उस पे मैं कुछ कर सकूँ। बाकी रही पार्टियों की बात, तो ये परिवारवाद हमेशा से इल्ज़ाम लगता रहा है और मुझे लगता है कि भाजपा से ज़्यादा तो परिवारवाद किसी भी पार्टी में नहीं है। और पार्टी छोड़िए, उन्होंने तो परिवारवाद की एक अलग परिभाषा बता दी है लोगों को। जैसे जैसे कि अब अमित शाह जी के बेटे हैं, सभी जान रहे हैं। उनको बैट नहीं पकड़ना आता है, मगर वो आज बीसीसीआई के और आईसीसी के किस पोजीशन पे हैं, सबको पता है। आप नितिन गडकरी जी को ले लीजिए, उनके सुपुत्र, मुझे तो नाम भी नहीं पता है, मगर वो एक छोटी-सी कंपनी थी, आज एथेनॉल की इतनी बड़ी कंपनी इतने चंद महीनों में खड़ी हो गई। और उसके साथ-साथ उनको ऐसा क्या उन कंपनियों मतलब उनकी कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया एथेनॉल में, जो बाकी कंपनियाँ नहीं कर पाईं। और भी कंपनियाँ हैं जो पूरे देश भर में पश्चिम लगी यूपी हैं। में बहुत जी, सारी जी, कंपनियां हैं बहुत सी हमारी, कंपनियाँ हैं। जो आगे नहीं बढ़ी। जी, और दूसरी सही कह रहे चीज़ हैं आप। ये कि अभी बिहार इलेक्शन हुआ है। आप उनका नाम शायद दीपक प्रकाश है, हाँ, मंत्री बनाए गए युवा हैं। मंत्री हैं, जी। विधायक नहीं हैं, वो मंत्री हैं। वो मंत्री मतलब नीतीश कुमार जी के नेता, मतलब पार्टी के एक नेता हैं, विधायक हैं गठबंधन के नेता उनको, है वो, जी, उनके जी। पार्टी से नहीं। तो उनको मंत्री बनाया गया है। ये परिवारवाद नहीं है। और जो हम लोगों के ऊपर परिवारवाद का इल्ज़ाम लगता है, देखिए परिवारवाद को मैं दूसरे नज़रिए से देखता हूँ कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, क्यों होता है? उसको डिग्री मिलती है, ठीक? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर तभी होता है जब उसके पास डिग्री होती है। तो अगर उसके काबिलियत है, तभी है वो इंजीनियर है या डॉक्टर है या, तो अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी, मुझे जनता एक्सेप्ट करेगी, एक नेता के तौर पे अगर एक्सेप्ट करेगी, तो फिर मैं नेता बन पाऊँगा। अन्यथा मेरे 5 भाई हैं, विरासत तो पाँचों में किसी को भी मिल सकती है। किसी को भी मिल सकती, सही बात है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब तक आपने तुले के कौन कौन से गांव का दौरा किया है, ये तिलोई, और वहां पर लोगों ने सबसे ज्यादा क्या समस्याएं आपको बताई? देखिए समस्याएँ तो यहाँ सबसे जटिल समस्या जो आम जनमानस के लिए है, वो जो पूरे प्रदेश में है लगभग, वो है थानों का, जो थाने पे धन उगाही चलती है, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। और तिलोई की तो कहानी ही अलग है। वहाँ सिर्फ़ एक वर्ग विशेष की सुनी जाती है। सिर्फ़ एक वर्ग विशेष जाति की सुनी जाती है और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाती है। और वहाँ हर जनता जनता के ऊपर वो सिपाही पैसा देखता है सिर्फ़। जब से आप राजनीति में सक्रिय हुए हैं, आपने तुले का कितना एरिया कवर किया, कितने गाँवों में आप जा चुके होंगे? देखिए, सिंहपुर ब्लॉक थोड़ा-सा कम कवर कर पाया हूँ मैं, क्योंकि उधर मैं कम रहा हूँ, मगर आपका तिलोई ब्लॉक और बहादुरपुर ब्लॉक तो मैं लगभग पूरा कवर कर चुका हूँ और लगभग लोगों से मिलना-जुलना मेरा रहा है। अच्छा, इसको मैं मतलब एक नेता के तौर पे नहीं कहना चाहिए, मगर सामाजिकता है, समाज में रहते हैं तो सामाजिकता निभानी है, तो किसी मौत की शादी-ब्याह जो बुलाता है, जहाँ भी बुलाया जाता है, लोगों की शिकायतें होती हैं कि भैया वहाँ नहीं गए, वहाँ। अब देखिए, जो बुलाएगा वहीं हम जाएँगे। जो मान लीजिए नहीं सूचना मिली या नहीं पहुँच पाए, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी हम बराबर, मेरा दिन भर काम ही यही है कि सुबह उठे और जहाँ जैसी ज़रूरत जनता है के बीच वहाँ में। मौजूद, जी, बिल्कुल। तुले के मौजूदा विधायक जो हमारे जी हैं, उनके काम को आप किस तरह से देखते हैं? कैसे विश्लेषण करेंगे उनके कामों का? जी, उनका काम लखनऊ में बैठ के उनके कुछ चुनिंदे लोग हैं जो तिलोई को चला रहे हैं। तिलोई में तहसील चला रहे हैं, थाने चला रहे हैं। उनके ही दिशा निर्देश पे सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। उनमें मुझे लगता है कि उनको भी खबर ही नहीं रहती होगी उतना, क्योंकि वो थोड़ा बेखबर इंसान भी हैं। बेखबर इंसान भी जी। हैं। आपका अपना विश्लेषण है। अब तक उनके जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? विकास कार्य में मैं, देखिए, काफ़ी हर सड़कों चीज़, का काम किया है जी, जी, उन्होंने, जी, वही काफ़ी बोलने जा रहा था मैं कि अभी सड़कों का काफ़ी हॉस्पिटल बना अच्छा इतना काम बड़ा। हुआ है, मगर चिन्हित करके सड़कों का काम हुआ है। हाँ, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ कि जिन
मतलब जिन गाँवों में बहुत ही जर्जर हालत है, जहाँ चलना दूभर है, वहाँ काम ना करके आप जो रोडें पहले से लगभग ठीक हैं, उन पे दोबारा काम किया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जो उनके लोग हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको सेट करने का तरीका है उनका। चलिए वापस आते हैं आपकी तरफ। जी। आप एक युवा नेता हैं। आप आने वाले इलेक्शंस में, आने वाली राजनीति में ऐसा क्या दो बदलाव चाहते हैं जो भविष्य में युवाओं के बीच में कुछ दो नए बदलाव आए, उनकी सोच में, उनमें क्या बदलाव चाहते हैं? एक मतदाता के तौर पर वो क्या देखकर वोट करें? देखिए, 2 ही चीज़ें हैं और इन्हीं 2 चीज़ों से पूरे देश में मतलब ध्यान हटाया जाता है। अभी प्रियंका जी का आपने बयान सुना होगा पार्लियामेंट में, वंदे मातरम पे बहस हो रही है। वंदे मातरम कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, इस सब देश के लिए भी नहीं है। वो सभी जानते हैं क्या है, जो पढ़ने लिखने वाला है वो उसके मायने भी जानता है, जो नहीं जानता है वो पढ़ लेगा। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के तरीके हैं और 2 ही चीज़ें हैं जो है, सिर्फ रोज़गार और शिक्षा। स्वास्थ्य? स्वास्थ्य तो खैर, स्वा मैं 2 सबसे महंग इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, शिक्षा, जब तक शिक्षित होंगे नहीं ना लोग, तब तक वो चीज़ों को और डीपली सोच नहीं पाएँगे, समझ नहीं पाएँगे और ये उस चीज़ से हमको दूर कर रहे हैं। एक वर्ग इनके पास तो देखिए ये राजघराने से है। आज इनका राजघराना बचा हुआ क्यों है? सोचिए आप। क्यों है? आप क्यों है? बताइए। इसलिए है कि कहीं न कहीं इनके पूर्वजों ने मुगलों से भी समझौते किए होंगे, अंग्रेजों से भी समझौते किए होंगे। किए होंगे तो इल्जाम हो जाएगा ना, नहीं, आपके नहीं, पास कोई इल्ज़ाम सबूत क्यों? तो नहीं है। नहीं, नहीं, आज अगर आज इनके पास इतनी ज़मीनें अगर हैं, इनका महल खड़ा है, वो क्यों खड़ा है? इनकी काबिलियत से तो नहीं खड़ा है ना। हाँ, अगर सत्ता किसी की रह गई अब तक अंग्रेजों बिल्कुल। के आने के बाद, इनकी इन पर छोटे-छोटे गाँवों में अंग्रेज नहीं आए थे ना, ये भी तो है। नहीं, आए नहीं आप थे। राजस्थान के लोगों पर जो जो वहाँ की राजशाही जो जी। आप अब तक बची हुई है, मैंने तो वहाँ देखा कि वो बहुत ही प्राउडली अंग्रेजों के साथ उनकी फोटो है, हुँ, हुँ। शिकार करते हुए सारी जी, वो जी। सपोर्ट करते थे। लेकिन यहाँ तो छोटी-छोटी जगह पे तो अंग्रेजों का इतना क्या ही नहीं, इन्फ्लुएंस इनके रहा होगा। छोटे-छोटे थोड़ी बहुत विरासत इन्होंने लगान। बनाए हुए थे, जी। बाँटे हुए थे, इनका एक सिस्टम हुआ करता था। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ से राजा सो कॉल्ड राजा साहब हाँ, अब पढ़े तो हैं। राजशाही खत्म जी, हो जी, गई। जहाँ से पढ़े हैं, वहीं से मैंने भी शिक्षा ली। उसी स्कूल से। इनके साहबजादे जो हैं, वो भी वहीं से पढ़े हैं। तो वहाँ का जो सिस्टम मैंने देखा, जो तरीका, वो एक अंग्रेज़ों ने इन लोगों के लिए एक अलग से सुविधा दी हुई थी। क्या आम जनता को वो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए थी? ठीक है, वो राजतंत्र था, वो गया। आज लोकतंत्र है। हम आज के परिवेश में बात करें ना, मैं तो इसके फेवर में नहीं रहता कि कोई अपने नाम के आगे राजा भी लगाए। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी गाली है राजा लगाना। राजा नाम भी लोग रखते हैं बच्चों वो को, नाम क्या? अलग चीज़ है, मगर वो एक भाव आता है ना, हाँ, एक भाव आता है, सामंतवादी का एक भाव आता है। सामंतवाद। हम्म। एक और सवाल है, इतने सारे मुद्दे होते हैं, सबको सब पता है सब कुछ। नेताजी ने पिछले 6 इलेक्शन 7 इलेक्शन लड़े। जी, पिछला इलेक्शन छोड़ दिया जाए तो हर इलेक्शन में बहुत छोटा सा मार्जिन रहता था उनकी हार में। जी। वो ऐसी क्या कमी, कभी आपने समीक्षा करी कि ऐसी क्या कमी रह जाती है बहुत छोटे से मार्जिन से इलेक्शन में चूक हो जाती है? देखिए, समीकरण ऐसा रहता है और चूँकि ये चीज़ मतलब वो समीकरण एक तो सबसे बड़ा रहता है थोड़ा-सा पार्टियों का अपना एक जो डिसीज़न लेने का टिकट के टाइम पे, वो थोड़ा-सा उलझा देता है प्रत्याशियों को। अब जैसे प्रत्याशी की 2 लड़ाइयाँ होती हैं। एक तो विदिन पार्टी टिकट के लिए होती है और दूसरी लड़ाई होती है चुनाव में। तो जब वो एक लड़ाई लड़ के बाहर आता है, तो तो दूसरी लड़ाई उतना समय रहता नहीं है और दूसरी लड़ाई में वो जब इन्वॉल्व होता है और दूसरी लड़ाई के लिए वो समाज में वो जा रहा होता पिछले है इलेक्शन में तो चलिए जी, नैरेटिव पे समीकरण सारा और इलेक्शन था, जी, उसमें नैरेटिव पे विकास सारा और इलेक्शन जी, ये बिल्कुल। सारे मुद्दे तो चलते ही नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि देश में, समाज में, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, पलायन पे लोग परेशान हैं, लेकिन वो फिर भी जाति और धर्म की तरफ ही ज्यादा झुकाव रहता है इलेक्शन में? ऐसा क्यों होता है? एक नेता देखिए तौर पे बहुत आपने अब तक क्या देखा, क्या रीजन है इसका कि लोग हमेशा जात और जाति पर और धर्म की तरफ आकर्षित देखिए, होते हैं? जाति ऐसी चीज़ है कि आदमी के धर्म, इंसान के धर्म बदल जाता है मगर जाति नहीं बदलती।
मैं मतलब ये चीज बोलता नहीं है कोई, मगर ये बहुत नहीं है। अब इसमें धर्म और उसमें बात चली जाएगी, बट जाति धर्म देखिए, यहाँ जाति व्यवस्था जो रही है, आज आज से नहीं है ये, हमेशा से रही है। 3000 साल 5000 साल से है वो जाति व्यवस्था। अब जैसे मैं हूँ, मैं गुर्जर बिरादरी से हूँ, ठीक है। तो वो भी अगर पुरा पहले जाएंगे, अब लोग इसको गर्व से कहते हैं, ठीक है, मतलब हमारे पूर्वजों ने एक धर्म छोड़ा, दूसरे पर धर्म पे। देखिए, धर्म पूरी तरीके से एक निजी चीज है, निजी आस्था है। व्यक्तिगत रूप से वो निजी आस्था। चीज, आस्था की का विषय है, और उसमें किसी को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो भाजपा आई, वो पूरा नैरेटिव ही उस पे सेट किया गया है, तो वो 2027 में अगर आपको, आपके परिवार में आपको या आपके पिताजी कोई भी इलेक्शन लड़ता है, पिताजी ही लड़ेंगे। पिताजी ही लड़ेंगे। जी। सवाल कह रहा हूँ कि हो सकता है मूड है जी जी। बदल जाए, कोई बात अलग बात है, पार्टी का मन बदल जाएगा, हम युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मना तो नहीं कर दोगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल। पर डिसीजन तो, प्लान तो वही होता है ना कि प्लान क्या होगा। मेरा बेसिकली जानना ये है कि वो क्या 5 बिंदु होंगे जिन पे आप अगला इलेक्शन लड़ना चाहोगे? बिंदु वाइज अगर मैं आपसे बात करूं, तो दो चीजें आपको मैंने बताई कि मैं स्पेशली शिक्षा पे कुछ अलग करना चाहता हूं इस क्षेत्र में, और दूसरा रोजगार के लिए, रोजगार के साधन। अब जैसे कि तिलोई विधानसभा इकलौता विधानसभा पूरे जिले में, मुझे तो नहीं पता कहीं यूपी सीधा या कोई भी औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुआ हो। विधायक जी पिछले कितने बार के विधायक रह चुके हैं। हुँ? उसके बावजूद नाम के लिए एक एम्स आया है, वो मेडिकल कॉलेज आया है। बहुत खुशी है इस बात की, आया है, क्षेत्र को कुछ तो मिला इतने सालों नहीं, में। काफी अच्छा कुछ आया एक है। चीज आप अच्छा उसे आया छोटा है, बिल्कुल। कहेंगे, वो नहीं नहीं, राजनीतिक छोटा विषय नहीं हो है, सकता है, छोटा नहीं है, देखिए। लेकिन क्योंकि मैं हेल्थ केयर से भी जुड़ा हूँ, जी। तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या नहीं, उसकी हो बेहद रहा है। खुशी है, और बहुत बहुत अच्छी बात है कि चलिए स्वास्थ्य मंत्री बन गया तो यही आ गया। मगर आपको उससे हटके, आपको जो पुरानी चीजें हैं, जो हमारी सीएससी हैं, छोटी छोटी जो हाँ, उनके स्वास्थ्य हालात केंद्र बहुत हैं, खराब हैं। उनके हालात बहुत खराब हैं। क्या उनको नहीं पता है? क्या वहां सिर्फ एक ही वर्ग जाता है? ऐसा नहीं है। तो उस पर ध्यान देना चाहिए था। और दूसरा, आपका रोजगार में मैंने कहा, शिक्षा हो गया, क्या क्या स्वास्थ्य, विजन होगा रोजगार। आपके रोजगार के लिए? ऐसा क्या करेंगे आप? मान लिया आप विधायक हो जाते हैं 27 में, देखिए, अभी तो हाइपोथेटिकली मैं मानते हैं। बहुत बहुत छोटा हूँ, उतना बड़ा विचार नहीं है, मगर जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप दिल से लगेंगे, तो आपके पास इतने विकल्प हैं बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, कि आप उसका मैं या तो आपको एक ब्लूप्रिंट दूं, बट इतने विकल्प हो जाते हैं, क्योंकि आप उस पोजीशन पे होते हैं कि आप जब सोचने बैठेंगे तो आपके रास्ते खुलते जाएंगे। चलिए, माहौल को थोड़ा जी हल्का करते हैं, जी। आते हैं। आपको मैं कुछ नाम दूंगा, हम्म, बस आपको एक लाइन में उनके बारे में, जो भी आपके दिमाग में पहला आएगा, बस फौरन बोलना है। अच्छा। टाइम नहीं लेना है, टाइम लेंगे तो फिर मजा नहीं रह जाएगा। ठीक ठीक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बहुत कुछ है उनके लिए तो। एक लाइन जो सबसे पहले माइंड में आए। वन मैन आर्मी है। नेहरू जी। नेहरू जी इज मतलब फर्स्ट विजन मैन ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी जी। वो तो आयरन लेडी है ही। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी अम, वो एक ऑप्शनल प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं यहाँ इंडिया के लिए। सॉरी। मतलब एक अ, मैं क्या कहूँ उनको, चलिए, यहाँ अमित अभी शाह जी। महाराज। अमित शाह जी तो उनको चाणक्य बोलते हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी जी। चाणक्य जो है एक अब पता है, सबको पता जी। है, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी फ्यूचर ऑफ इंडिया है, बिल्कुल। स्मृति ईरानी जी। एरोगेंट लेडी। एरोगेंट लेडी। जी। आपके हमारे सांसद में ठीक है, किशोरीलाल शर्मा जी। किशोरीलाल शर्मा जी जो है मैन ऑफ पीपल हैं, बिल्कुल। अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी अम, इतना सोचना नहीं, पहला वर्ड जो भी है फौरन।
एक लाइन जो माइंड में आ जाए। अखिलेश यादव जी माय नेता कह सकते योगी आदित्यनाथ जी। हैं। योगी जी को मठ में ज्यादा ठीक थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस। आरएसएस आप समझ लीजिए कि सेकेंड ईस्ट इंडिया कंपनी है। मदरसा देवबंद। मदरसा देवबंद मुस्लिम्स और उनके बच्चों के लिए एक इदारा है एजुकेशन का। तालिबान। तालिबान। तालिबान इंडिया के नए दामाद। अरे नहीं, तालिबान को हमारी सरकार ना आतंकवादी हमेशा से कहती थी, जी पर आज चलिए मैं मानता हूँ कि आज नए दामाद हमारे हो गए राष्ट्रीय हैं। हित जुड़ जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय हित जुड़ने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप एक आतंकवादी संगठन नहीं से कर हाथ सकते, मिला लें। नहीं कर सकते। वो इसलिए उनके मैंने इस देखिए सवाल को वो रखा है उस अपने। अफगानिस्तान के लिए वो उनकी परिस्थिति क्या है वहाँ लोग बेहतर जानते हैं। बट पर धर्म इंटरनेशनली और रिकॉग्नाइज पॉलिटिक्स आतंकवादी नहीं, संगठन था ना, सबने उसको माना था, धर्म और पॉलिटिक्स एक जगह तो मुझे समझ ही में नहीं आता, है ना। बिल्कुल नहीं समझ आता। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमसे बात करने के लिए चलिए बहुत बहुत पहला शुक्रिया। इंटरव्यू था, आपने थैंक यू। थोड़ा सा हाँ हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल दीजिए जैसी टाइम्स जी के लोगों को, अपने चाहने वालों को। मेरा पहला इंटरव्यू है और आप लोग से दरखास्त है कि हमारे शान भाई की जो ये देख लीजिए, जायसी पढ़ टाइम्स न्यूज। लीजिए जायसी टाइम्स न्यूज़, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।